नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में इकोनॉमिक पार्ट को कंटिन्यू करते हुए फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट नाउ। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स के बेसिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होने वाले प्रोसेस जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और आपका एक्सचेंज, प्रॉफिट, सेविंग एंड देन इन्वेस्टमेंट से ये जो साइकिल टर्म्स कंप्लीट होता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, तो उसी साइकिल को कंप्लीट करते हुए पहला प्रोसेस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस पढ़ते हैं प्रोडक्शन। हम सबसे पहले किसी भी टर्म्स को कंप्लीट करते हुए उसको हम एक इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, देन हम उसको ओवरऑल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से हम एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उत्पादन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव उत्पादन का क्या होना चाहिए कि आपका कम प्राइस में, यानी कि कम कीमत में आपकी अच्छी क्वालिटी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का कम कीमत में क्वालिटी अच्छी तैयार हो, तो ये एक कंपनी का मोटो होता है। तो हम सबसे पहले किसी कंपनी का सेटअप करने से पहले उसकी प्रोडक्टिविटी तैयार करने के लिए सबसे पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होना चाहिए इंडस्ट्रीज का सेटअप करने के लिए, तो सबसे पहला फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा फैक्टर होता है फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा होता है वेरिएबल फैक्टर, चौथा होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं कि पॉइंट हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर। तो फिक्स्ड फैक्टर किसे कहते हैं? फिक्स्ड फैक्टर जो किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए जिन फैक्टरों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड फैक्टर, यानी हिंदी में बोलते हैं स्थिर लागत। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो होता है आपका लैंड, किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए लैंड की आवश्यकता होगी। देन दूसरी कुछ कैपिटल, यानी कि पूंजी की आवश्यकता होगी कंपनी को सेटअप करने के लिए। देन कुछ लेबर की आवश्यकता होगी, और जो उसको सेटअप करता है यानी कि एंटरप्रेन्योर, उसकी आवश्यकता होगी। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके फिक्स फैक्टर होते हैं। अब दूसरा हम पढ़ते हैं हम लागत, स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि जो फिक्स्ड फैक्टर के लिए पे करना होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका कुछ आप जमीन लेते हैं रेंट के लिए, आप जमीन लेते हैं, कोई भी आप कंपनी जहां सेटअप करेंगे, तो कंपनी सेटअप करने के लिए उसका हमें कुछ रेंट पे करना होगा, तो ये क्या होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। और दूसरा हमें कुछ आपका पूंजी, यानी कुछ पूंजी लेंगे तो बैंक से आप लोन लेते हो, लोन लेने के बाद में आपको बैंक को पे करना होगा क्या? इंटरेस्ट, यानी ब्याज पे करना होगा। देन आप कुछ अपनी कंपनी में क्या रखेंगे? आप लेबर रखेंगे, तो लेबर रखेंगे तो उसके लिए आपको क्या पे करना होगा? कुछ वेजेस पे करना होगा। देन आपको एंटरप्रेन्योर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योर जो होता है उद्यमी, उसका मेन मोटो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। उसका मेन मोटो है आपका प्रॉफिट अर्न करना। तो ये आते हैं आपके फिक्स्ड कॉस्ट में। देन थर्ड फैक्टर जो आता है आपका वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर होते हैं कि जो जिनके लिए कंपनी नेसेसिटीज आवश्यकता होती है, जो कंपनी के लिए आवश्यक जरूरी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्टिविटी तैयार करने के साथ साथ में रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। देन इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, देन ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, देन कम्युनिकेशन की आवश्यकता होगी, एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास, अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता होती है। इन सब टर्म्स को यूज करते हुए और लास्ट फैक्टर होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कि वेरिएबल कॉस्ट होता है कि डिपेंड करता है वेरिएबल फैक्टर्स पर। जैसे हम किसी भी वेरिएबल फैक्टर की में चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है आपका वेरिएबल फैक्टर पर। इसका इफेक्ट मतलब कि किसी भी प्रोडक्शन रेट आपको बढ़ाना है, प्रोडक्शन रेट बढ़ाएंगे तो उसके लिए जो वेरिएबल फैक्टर्स की आवश्यकता होगी, वेरिएबल फैक्टर्स को भी आपको बढ़ाना होगा। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट में जो वेरी करता है, तो जो कॉस्ट वेरी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट।
फॉर एग्जांपल आपको रॉ मटेरियल, आप लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए होता है कि आप 10 किलो रॉ मटेरियल में आप 100 यूनिट्स तैयार करके दे रहे हैं। देन अगर आपके चेंजेस करने के बाद में तो आप रॉ मटेरियल चेंज करते हैं 20 केजी करने के बाद में तो आपको कितनी यूनिट, उसका डबल यूनिट तैयार करनी होगी। तो जो कॉस्ट उनकी आ रही थी उसके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज इन वेरिएबल फैक्टर देन अफेक्टेड ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो इसका अफेक्ट जो पड़ता है आपका प्रोडक्शन पर पड़ता है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की थी कि रिसर्च, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक पॉइंट यहाँ पर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्यों, इसका काम क्या है? इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना। क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं यानी कि प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ही है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, प्राइस को कम करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका काम क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ आपके वर्कर्स एक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आपके 100 वर्कर्स इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको आप 100 वर्कर्स को सैलरी प्रोवाइड कराते हो। मान लीजिए आपको इनको 10,000 सैलरी दे रहे हो, तो 10,000 सैलरी इनका ओवरऑल 100 वर्कर्स को 10,000 सैलरी दे रहे हो। तो ये 100 वर्कर्स आपको प्रोडक्टिविटी कितना करके दे रहे हैं, 100 यूनिट्स प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हैं, 100 यूनिट्स तैयार करके दे रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ हम क्या करते हैं, एचआरडी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसे मानव संसाधन विकास। तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी हमारे इस पॉइंट को हम ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि इसका हमारे इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडिया में जिस तरह से इस बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, नेशनल स्किल और राष्ट्रीय कौशल विकास योजना एंड अदर थिंग्स, जिस तरह से कि ताकि लोगों को इस अनस्किल्स लोगों को स्किल किया जा सके। तो होता ये है कि इस इंडस्ट्रीज में 100 वर्कर्स को ये 100 यूनिट तैयार करके देते हैं, लेकिन स्किल 50 वर्कर सेम 10,000 सैलरी में आपको 200 यूनिट तैयार करके दे देते हैं। तो इसका कंपनी को यहाँ से क्या होता है, ओवरऑल कंपनी को देखा जाता है कि इनकी जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी बहुत ज्यादा होती है, इनकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है और इनकी इफिशियंसी भी ज्यादा होती है, और स्किल पर्सन की पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है और इफिशियंसी इनकी ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ ये 50 वर्कर 200 यूनिट तैयार करके दे रहे हैं, जबकि ये 100 वर्कर्स 100 यूनिट तैयार करके दे रहे हैं ऑन ए सिंगल डे, वन डे में 100 यूनिट तैयार करके देते हैं। तो इसका प्रॉफिट, ओवरऑल जो प्रॉफिट मिलता है, तो वो किसको मिलता है, ओवरऑल प्रॉफिट भी कंपनी को, क्योंकि 10,000 में यहाँ पर हो रही थी यूनिट 100 और 10,000 में ये स्किल्स पर्सन 200 यूनिट तैयार करके दे रहे हैं, यानी कि 100 यूनिट्स का यहाँ से प्रॉफिट होता है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू अर्न द प्रॉफिट, मतलब लाभ कमाना उसका मेन उद्देश्य होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, 100 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इन यूनिट्स को डिवाइड कैसे करते हैं कि पर दो पहलुओं को इस चीज को सोचते हुए पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमें एक होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अवसंरचना। किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ओवरऑल एक
ओवरऑल कंट्री के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को देखते हैं कि दो पहलुओं से, एक होता है सामाजिक अवसंरचना और एक आर्थिक अवसंरचना। हमारे सामाजिक अवसंरचना में कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं? आपका एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, एंड आपका इकोनॉमिक्स अवसंरचना में कौन से आ जाते हैं? आपके आर्थिक अवसंरचना में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन पॉइंट्स आ जाते हैं तो कोई क्या होता है कि गवर्नमेंट सरकार क्या करती है कि एचआरडी का यहाँ काम क्या होता है कि एचआरडी क्या करती है कि जो अनस्किल्स लोग होते हैं उनको स्किल्स करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाती है, जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, अलग अलग विभिन्न तरीके की योजनाओं को लाके लोगों को सामाजिक अवसंरचना, हमारे सामाजिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए इन पर जोर दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा आर्थिक अवसंरचना। अब आर्थिक अवसंरचना से तात्पर्य है कि हमारा जिस तरह से एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कितना हमारा एनर्जी कंज्यूम होता है, देन हमारा किस तरह से ट्रांसपोर्ट, परिवहन। अब परिवहन एंड कम्युनिकेशन दोनों ही एक दूसरे के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन का जहां पर ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा वहां कम्युनिकेशन भी ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है एचआरडी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या यूजेस हैं? तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर एफसी एंड वीसी। एफसी यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है और आपका वीसी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इन सब चीजों की वजह से जब आपका एचआरडी जब ज्यादा होगा किसी चीज का, जब किसी चीज का एचआरडी ज्यादा होगा, एक सेकेंड मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। जब एचआरडी ज्यादा होगा तो कम एक गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से जो रिसोर्सेज होंगे उनका यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से यानी कि ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइज होंगे और जिसकी वजह से इफिशियंसी, जो वर्कर की इफिशियंसी रेट होगा वो ज्यादा बढ़ेगा। तो इसकी वजह से इसका हमारा क्या होगा? सामाजिक अवसंरचना का पहलू वो बढ़ेगा और जिसकी वजह से क्या होगी? हमारी फैक्टर कॉस्ट यानी कि हमारी आपकी फैक्टर कॉस्ट जो स्थिर लागत जो होगी वो कम होगी। इसको मेन मोटो क्या है आपका? इस फैक्टर कॉस्ट को कम करना, तभी तो आपका ये सामाजिक अवसंरचना का पहलू तभी तो ऊपर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आर्थिक अवसंरचना। आर्थिक अवसंरचना से तात्पर्य यह है कि जब ये प्रोसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके साथ साथ में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, आर्थिक क्रियाएं जितनी ज्यादा होंगी, उसी के हिसाब से जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट को तैयार करने में, पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट को तैयार करने में जितनी यूनिट तैयार होती है उसको हमें कम होगा। तो हमारी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उनको, वेरिएबल कॉस्ट को कम करना। तो यहाँ पर बात आ जाती है हमारा कि हम बात कर लेते हैं यहाँ से, ये वेरिएबल फैक्टर में रहता है एनर्जी, तो इसको कंज्यूम करने के लिए विभिन्न प्रकार से जरूरत होती है। इसकी डिमांड तो होती है ज्यादा, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसकी डिमांड होती है बहुत ज्यादा और सप्लाई होती है इसकी कम। हमारे इंडिया में 3 लाख मेगावाट की डिमांड है, बट सप्लाई कितनी होती है? 2 लाख, जिसमें कि मेगावाट, जिसमें कि आपका 30% लाइट जो होती है आपका वो हो जाती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही खत्म हो जाती है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म हो जाती है तो इन फैक्टर्स को बचती है। दूसरा एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज के लिए, और बची हुई जो होती है हाउस होल्डर्स, परिवार उपभोक्ताओं के लिए।
उपभोक्ता उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो इसका यहाँ से आपको टोटल जो रेवेन्यू लाइट का टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है वो जीरो एज ए जीरो, यानी कि जीरो तो नहीं कह सकते, बट क्या होता है कि जिस तरह से किसानों के लिए लाइट पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं पहुंच पाती और हो भी जाता है तो उन लोगों के पास में काफी सारा लाइट का बिल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग लाइट्स का बिल पे करने के बाद में गवर्नमेंट आती है, तो गवर्नमेंट क्या जिसकी भी गवर्नमेंट आती है तो वो क्या कर देती है, इनको फ्री, इनका बिल फ्री कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ से सरकार को इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू कम प्राप्त होता है। देन दूसरा होता है आपका हाउस होल्डर्स। हाउस होल्डर्स में भी दो तरह के होते हैं आपके, प्राइम यानी कि प्राथमिक प्राइम मेंबर्स एंड देन सेकेंडरी मेंबर्स। दो तरह के मेंबर्स होते हैं। इनको प्राइम मेंबर्स को पहली प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें लाइट लेनी होती है, तो यहाँ से कुछ परसेंट रेवेन्यू यहाँ से रेवेन्यू प्राप्त होता है, और बाकी बचा हुआ जो आपका कॉर्पोरेट्स यानी कि इंडस्ट्रीज से। तो मैक्सिमम जो रेवेन्यू देना होता है वो इंडस्ट्रीज से एनर्जी यहाँ से जो ट्रांसमिट एनर्जी मैक्सिमम जो रेवेन्यू देता है वो इंडस्ट्रीज से देना होता है। तो ये तो बात थी हमारी एक पॉइंट, गवर्नमेंट किस तरह से हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देती है। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे हम दो फैक्टर्स की, एक फैक्टर्स की बात कर रहे थे, फैक्टर कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फैक्टर कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो फैक्टर कॉस्ट जिनके लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी ही करनी होती है वो होते हैं आपके फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि एक रूम में दो लोग रहते हैं और उनको पे करना होता है 10,000 रुपये पे करना होता है। अब उसी रूम में 4 लोग आके रहने लगते हैं तो उनको पे करना होता है, पे करना होगा कितना, 10,000 ही पे करना होगा। तो उस समय पर क्या हुआ कि उसके प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई भी इफेक्ट प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो वो कौन सा होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। बट वेरिएबल कॉस्ट पर अगर वेरिएबल कॉस्ट के जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनके वेरी करने की वजह से, उनके चेंज होने की वजह से सीधा इफेक्ट पड़े किस पर, वेरिएबल फैक्टर्स पर इफेक्ट पड़े, तो वो क्या हो जाते हैं आपके वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। जैसे आपको मैंने बताया था एग्जांपल के तौर पर कि आपको 10 kg रॉ मटेरियल चाहिए होता है 100 यूनिट्स तैयार करने में। अगर आपको 20 kg यूनिट्स 200 यूनिट तैयार करने में, तो ये चेंजेस जो कॉस्ट में रॉ मटेरियल के चेंजेस हुआ, तो ये कॉस्ट कौन सी होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो बेसिक यही डिफरेंस है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। तो आज हम इसको प्रोडक्शन को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोसेस में क्या क्या हम आगे पढ़ते रहेंगे, कितना कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन के बाद में आपका, तो इन सब पहलुओं को देखते हुए हम ओवरऑल एज ए इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, देन ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। दोनों ही पहलुओं को लेके एक इनका शॉर्ट ब्रीफ मैं आप लोगों के सामने एज ए डायग्रामेटिकली पूरा आप लोगों को फैक्ट बेसिस तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना भी फैक्ट चीजें होंगी मैं आप लोगों को उन सब सारी की सारी चीजों को मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को इकोनॉमिक की बेसिक समझ होना काफी जरूरी है। क्योंकि ये सारे के सारे जो टर्म्स हम यूज करते हैं, ये टर्म्स आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया था आपका हाउस होल्ड।
इस वर्ड को हम इकोनॉमिक टर्म्स में ही यूज करते हैं। अगर हम इसको फैमिली वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म्स में फैमिली का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टर्म्स का यूज इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से हमें करना होता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।